नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का स्टडी प्लस फॉर यू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आजकल इस युग में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो लेटेस्ट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी जहां से लगातार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ख़ास करके यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो चाहे यूपीएससी का हो या पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो। पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी अब एक ट्रेंड है कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने लगे हैं, और वो पीसीएस चाहे किसी भी स्टेट का हो, आरएस का हो, बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, एचपीएससी का हो, कहीं का भी हो, एक ना एक दो क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं। तो हम ये न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक जो आपके सामने हैं वो कुल 9 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इन 9 टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। आज हम आप लोगों को इन 9 टॉपिक के नाम बताएंगे और इनको हम आपको हल्का सा इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या हैं। तो जैसे सभी लोग नाम सुना होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई कहा जाता है इसको। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो होती है, ये मान के चलिए कि कृत्रिम का मतलब क्या होता है, बनावटी, यानी कि ऐसी बुद्धि जो बनावटी तौर पर विकसित की गई हो। बनावटी या कृत्रिम रूप से विकसित की गई बुद्धि को हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन मैकार्थी ने दिया था। उन्होंने ये महसूस किया था कि मनुष्य की बुद्धि मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, मनुष्य के बुद्धिमान जितना बुद्धिमान होता है उतने ही बुद्धिमान मशीनों को भी बनाया जा सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के द्वारा। टेक्नोलॉजी और साइंस का उपयोग करके उन्होंने क्या किया, इस तरह की इंटेलिजेंसी का निर्माण किया। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम हो, रोबोटिक सिस्टम हो, उनको हम लॉजिकल तर्कों के आधार पर विकसित करते हैं और वो उसी तर्क पे काम करते हैं जिस तर्क पर मानव मस्तिष्क काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो कंप्यूटर होते हैं वो रोबोट को नियंत्रित कर सकते हैं, और रोबोट जो होते हैं वो क्या करेंगे, मनुष्य को नियंत्रित करेंगे। तो मनुष्य रोबोट को भी नियंत्रित करेगा, लेकिन रोबोट मनुष्य को नियंत्रित कर सकता है, मनुष्य के सारे काम रोबोट कर सकता है। मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है, उतना ही ज़्यादा या हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा मशीनें भी सोच सकती हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहेगा वो आपका है मशीन लर्निंग। पहला हो गया बुद्धिमत्ता, दूसरा आपका कौन सा यहाँ पे, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पाते हैं नाम से ही क्या है यहाँ पर, मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन का सीखना। तो मशीन लर्निंग एक नया फील्ड है जिसको हम लोग इंडक्टिव लर्निंग भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन और नॉलेज, यानी कि नियमों और निष्कर्षों के द्वारा हम क्या करते हैं कि मशीनों को चीज़ों को सिखाते हैं। अगर हम एक और रूप में अगर इसको हम देखें तो इंडक्टिव लर्निंग जो होती है उदाहरण के द्वारा सीखने की एक प्रक्रिया है। मशीनें उदाहरण लेकर के क्या करती हैं, नई नई चीज़ों को सीखने का काम करती हैं। ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है। इसमें कंप्यूटर को ऐसी काबिलियत प्रदान की जाती है कि कंप्यूटर स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना सीख सकते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर डेटा से सीखते हैं तथा मनुष्य की भांति क्रिया करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं
तथा समय के साथ साथ सीखने की क्षमता को भी वो बेहतर बनाते हैं। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को हम लोग आरपीए भी कह देते हैं। यह तकनीक जो है वो मानव के कार्यों को ठीक उसी तरह से करने की अनुमति देती है जिस तरह से रोबोट प्रतिक्रिया स्वचालन में काम करते हैं। रोबोट मानव को बदलने का काम कर सकता है, मानव की नकल कर सकता है। यानी कि रोबोट क्या करेगा, मनुष्य के कार्यों को संपादित करेगा। इस टॉपिक में हम पूरा आपको रोबोट के बारे में ही जानकारी देंगे, पूरा रोबोट के बारे में यहाँ पर पढ़ाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका यहाँ पर है वो आपका है एज कंप्यूटिंग, EDGE, एज कंप्यूटिंग को आप लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ा होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, आप ये मान के चलिए कि एज कंप्यूटिंग जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद का काम है। यानी कि भविष्य में जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो उसकी जगह कौन ले लेगा, एज कंप्यूटिंग ले लेगा। और जो ग्लोबल एज कंप्यूटिंग बाज़ार है, ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक इसका जो मार्केट है वो $8 बिलियन से अधिक हो सकता है। भविष्य की जो प्रौद्योगिक क्षमताएं होंगी वो चाहे 5G की तकनीक हो, चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, चाहे आपकी मशीन लर्निंग हो, ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी, इनको आसान करने का काम कौन करेगा, वो आपका एज कंप्यूटिंग करेगा। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एज कंप्यूटिंग को कुछ ऐसा समझ लीजिए आप कि जैसे हमारे जो जीमेल होते हैं, ड्रॉप बॉक्स होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने डेटा वगैरह को कैप्चर करके रखते हैं। ये जो एज कंप्यूटिंग होगा ये केंद्रीकृत और कनेक्ट रहने वाले जो नेटवर्क सेगमेंट होंगे उनसे पृथक डेटा कैप्चर व्यक्तिगत स्रोतों को रखेगा। जैसे लैपटॉप के हो गए, टैबलेट्स के स्तर पर हो गए, डेटा हैंडलिंग की व्यवस्था हो गई, इन सब चीज़ों को ये व्यवस्थित करेगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का न्यू वर्जन कह सकते हैं इसको, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद की तकनीक है। तो इसको हमको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, दोनों में अंतर क्या होता है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, जो दिखे ना, और रियलिटी मतलब वास्तविकता हो। तो वर्चुअल रियलिटी भी क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक दुनिया की तैयारी करते हैं। उसमें यूज़र मौजूदा हालात में होने का अनुभव करने लगता है, जैसे वह उस दुनिया में है। उस दुनिया में वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने लगता है, अपने माध्यम से उसको नेविगेट करने की योग्यता का एहसास कराता है। ये 3D इन्वायरमेंट, विजुअल मल्टीमीडिया आज से संबंधित एप्लीकेशंस पे काम करते हैं। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी जो होती है वो वर्चुअल रियलिटी का ही दूसरा रूप है। इस तकनीक में क्या करते हैं कि आसपास का जो वातावरण से मेल खाता हुआ कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक तरह से काल्पनिक दुनिया में ही चले जाते हैं, और ऑगमेंटेड में क्या होगा कि हम कंप्यूटर जनित वातावरण तैयार करते हैं और अपने आसपास के दुनिया के साथ एक और आभासी दुनिया को हम लोग जोड़ लेते हैं, वर्चुअल सीन तैयार कर लेते हैं। वो देखने में बिल्कुल रियल लगता है, और वो आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच में वो फ़र्क महसूस नहीं कर पाता है। आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग डिजिटल एजुकेशन के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉकचेन क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या होती है। ब्लॉकचेन के बारे में अगर देखा जाए
तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीज़ है। और ये क्या करता है कि लगभग सभी जो कंप्यूटर के उपकरण हैं उनको वो एक साथ जोड़ करके काम करने का काम करेगा। और ब्लॉकचेन जो है आजकल जब से ये बिटकॉइंस का जो मार्केटिंग हुई है, तो बिटकॉइंस के मार्केटिंग में इसका बड़ा रोल है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन जो होगा वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को बदल कर रख देगा। पूरा जो डिजिटल बैंकिंग प्रोसेस है उसको पूरा बदल के रख देगा और बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि वो ब्लॉकचेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं, IoT की हम बात करते हैं, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं तो इसमें आप ध्यान देंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली चीज़ों को अगर हम स्विच के द्वारा ऑन और ऑफ़ करते हैं, तो कंट्रोल करते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को, चाहे हमारे घर का फ़ैन हो, हमारे घर का टीवी हो, हमारे घर का AC हो, हमारे घर का वॉशिंग मशीन हो, हमारे घर के जितने भी टूल्स हैं, जितने भी हमारे अप्लाइंसेस हैं, गजेट्स हैं, वो सब ऑन ऑफ स्विच से न कर करके हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर दें और वहीं से वो क्या हो, संचालित हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि सभी चीज़ों को, अपनी कार को हम क्या कर दें, इंटरनेट से कनेक्ट कर दें। वो चाहे आपका स्मार्ट फैन हो, कॉफ़ी मेकर हो, वॉशिंग मशीन हो, हेडफोन हो, वेरिएबल डिवाइस हो, इन सबको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वॉशिंग मशीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कनेक्टेड है। आप को नहीं पता है कि ये ख़राब होने वाला है या ख़राब हो गया है। अचानक से आपके दरवाजे पर एक मैकेनिक आता है और वो बोलेगा कि आपका वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, उसको हम सही करने के लिए आए हैं। तो आपको पता भी नहीं था वो ख़राब हो गया और वो आकर के उसको सही करने के लिए आ गया। ये क्यों हो गया कि वहाँ पर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, यानी कि आपकी जो वॉशिंग मशीन थी उसका इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपने लिया था उनके पास था, तो वो वहाँ से कम्युनिकेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति घर पहुँचने से पहले चाहता है कि उसका AC ऑन हो जाए और उसका रूम ठंडा हो जाए, जैसे घर में पहुँचे उसको ठंडा मिले, तो अपने AC को IoT से क्या करेगा, जोड़ देगा और AC चालू कर लेगा। और मान लो कि आप AC चला करके भूल गए, आपको रास्ते में याद आया कि मेरा जो है AC चल रहा है, आप IoT से क्या करोगे, उसको ऑफ़ कर सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर होने वाली हैं। तो इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। साइबर सिक्योरिटी सबको पता है कि हम इतनी सारी चीज़ों को अगर हम इंटरनेट, कंप्यूटर, डेटा, डिवाइस, इन सब को अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं पर हमको इन चीज़ों की सिक्योरिटी की भी आवश्यकता होती है और बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हैकर्स बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो उस साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, उसके लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक टॉपिक और है हाइपरलूप। हाइपरलूप ये टेक्नोलॉजी जो है ये मुख्य रूप से जो है ट्रांसपोर्ट पर बेस्ड है। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला ये हाइपरलूप है। हाइपरलूप का जो कंसेप्ट वो एलन मस्क ने दिया था। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये परिवहन के क्षेत्र में ये 5वां टर्न कह सकते हैं इसको। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो लूप के माध्यम से होगा। वो वहाँ पर हाइपर लूप परिवहन में माल ढुलाई भी की जा सकती है और पैसेंजरों को भी लेके जा सकता है। इसमें कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यात्रियों को या कार्गो लोड कर लिया जाएगा कैप्सूल में और ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइप बना दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा उनको और चुंबकीय प्रभाव से वो इनकी स्पीड हवाई जहाज़ की स्पीड से भी हाई होगी। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर हर टॉपिक जो मैंने बताए हैं 9 टॉपिक, इन पे एक एक करके आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।